बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 या कवी हो या कवी हो या कवी हो या कवी हो या कवी हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा आज मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेरा टॉपिक का नाम है। और ये टेलीकम्युनिकेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेलीकम्युनिकेशन का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। बेटा सबसे पहली बात ये सुन लें कि अ वायर कैरिंग AC करंट acts as a radiating antenna. A wire carrying AC current. A wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves. A wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves. A wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves. ठीक है, ये पॉइंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेडियो वेव्स जनरेट कैसे होती हैं। A wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves. ठीक है कि नहीं। अगर आप YouTube पे मुख्तलिफ वीडियोस देखें, इस चीज को मुख्तलिफ वीडियोस के थ्रू लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है कि नहीं। आप लोग ये चीज देखो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक मेरे ख्याल में मैंने सुबह वीडियो डाउनलोड की थी, लाइब्रेरी में चले गए, लाइब्रेरी में डाउनलोड्स में चले गए जी। ये तो खैर मुख्तलिफ, एक मिनट है, एक मिनट, वो ये वाली वीडियो नहीं है। जी ये रेडियो वेव्स का ये खैर एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक रेडियो वेव्स को जनरेट करने की कोशिश की गई है। इसमें रेडियो वेव्स को जनरेट करने की एक कोशिश की गई है। देखें, ये रेडियो वेव्स यहां से प्रोड्यूस होंगी मेटल वायर के बीच में। ये देखें, ये जो चीज है ना, ये रेडियो वेव्स हैं, ये जो पर्पल और रेड में आ रही हैं। ठीक है कि नहीं। एक चीज रेडियो वेव्स जनरेट कर रही है और एक चीज रेडियो वेव डिटेक्ट कर रही है। ठीक है कि नहीं। तो रेडियो ये एक किस्म की, उन्होंने एक किस्म का डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की है। मेरे पास एक वीडियो में और चाह रहा था, वो मुझे, एक मिनट है, आज मैंने वो, एक मिनट,
सर ये आज हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं? बेटा आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, एएम मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है वायर कैरिंग एसी करंट एक्ट्स एज अ रेडिएटिंग एंटेना ऑफ रेडियो वेव्स। ये पहला पॉइंट है, ठीक है कि नहीं? A wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves। ये पहला पॉइंट है बेटा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक वायर जिसमें एसी करंट एग्जिस्ट करता है उस जो वायर जिसमें एसी करंट एग्जिस्ट करता है उसके गिर्द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आफ्टर डूइंग a lot of experimentation, a best antenna design emerged। ठीक है, और वो बेस्ट एंटेना डिजाइन क्या था? वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बेटा? ये दो मेटल वायर्स हैं, ये दो मेटल रॉड्स हैं, ये दो मेटल रॉड्स हैं, ठीक है कि नहीं? और आप इसके साथ एक एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। क्या कनेक्ट कर देते हैं? एक एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। अब जब एक एसी सोर्स, ठीक है कि नहीं, एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। अब जब एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है इसमें बेटा? आप और एक नोट करेंगे, एक कंप्लीट सर्किट नहीं है ये। देखें, वैसे तो आपको होता है ना इस तरह करके एक कंप्लीट सर्किट होता है इस तरह का, एक कंप्लीट सर्किट नहीं है, रादर ये कोई इस तरह की चीज है। ये देखिए कि ये एक एसी सोर्स है और उसके साथ एक आपने इलेक्ट्रिक डायपोल यूं कनेक्ट कर दिए और एक दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल यूं कनेक्ट कर दिया। यानी इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट सर्किट नहीं। अब क्या होगा? अब इसमें ये होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ये पाथ अडॉप्ट करते हैं तो ये एंड नेगेटिव हो जाता है और ये एंड पॉजिटिव हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर अगले हाफ साइकिल में ये इलेक्ट्रॉन्स यूं चले जाते हैं। जब यूं जाते हैं तो ये एंड पॉजिटिव हो जाता है और ये एंड नेगेटिव हो जाता है। इस तरह करने से होता क्या है? इस तरह करने से ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल रेडियो वेव्स जनरेट करता है। वो रेडियो वेव्स चारों तरफ प्रोपोगेट करती हैं यूं, और उन रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उन रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसमें एसी करंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ radio waves emitted is equal to frequency of AC current in the wire, in the dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, इसी को एंटेना भी कह सकते हैं, इसी को एरियल भी कहते हैं। इस सारे इसी के नाम, ठीक है। और बेस्ट एंटेना डिजाइन कैसे बना कि जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की वो रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, जिस वेवलेंथ की वो रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, एंटेना की अपनी लेंथ उसके हाफ है। इस एंटेना की अपनी लेंथ उस वेवलेंथ के हाफ होनी चाहिए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया है? मैंने सिर्फ एक बात एक्सप्लेन की है जब से लेक्चर शुरू हुआ है, और वो लेक्चर ये कह रहा था कि अ वायर कैरिंग एसी करंट
एक्ट्स एज अ रेडिएटिंग एंटेना ऑफ रेडियो वेव्स, यानी एक वायर है जिसमें एसी करंट है, और उस एसी करंट की वजह से, यानी देखिए ये वायर है, अगर अगर इसमें एसी करंट एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यूं 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 इसमें ऑसिलेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें यूं यूं ऑसिलेट करेंगे, इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे रेडियो वेव्स जनरेट होंगी जो चारों तरफ फैल जाएंगी। ये बात की है मैंने। तो a wire carrying AC current acts as a radiating antenna of radio waves, और after doing lot of experimentation a best antenna design emerged, और वो ये था, एक ओपन सर्किट था जो कि क्लोज सर्किट नहीं था, उसमें दो मेटल रॉड थे, उनको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। जी मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने बात Sir, की। please इसको दोबारा repeat कर दे, it's so confusing. जी मैं दोबारा कह देता हूं, देखिए ये सबसे पहली बात, दोबारा सारी बात कर रहा हूं। मैंने कहा यार ये एक तार है, ये क्या है, ये एक तार है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट फ्लो कर रहा है। करंट कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है, फिर यूं जाता है, यूं जाता है, यही करता है ना एसी करंट, तो वाइब्रेट करता रहता है वायर में। ऐसा करने से क्या होता है, उस वायर के गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ऑसिलेट करेगा। ऐसा है कि नहीं, पहले मुझे बताएं, ऐसा है कि नहीं? बेटा एक वायर है, उसमें एसी करंट है, एसी करंट क्या होता है, बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और उस करंट की वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा क्या है, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हम उनका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे बेटा, हम उसका कोई बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक जनाब क्या कहते हैं एसी वायर, क्या कहते हैं वायर जो रेडियो वेव्स कैरी करती है, सॉरी एक वायर जो एसी करंट कैरी करती है, वो उससे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही है कि एक वायर जो एसी करंट कैरी करती है, उसके गिर्द एक ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड एक रेडियो वेव्स जनरेट करता है, और वो रेडियो वेव्स चारों तरफ बेटा क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, कोई इसमें मसला तो नहीं है? जी Thank you sir, समझ आ गई है। और यार उसका आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एक बेस्ट एंटेना डिजाइन इमर्ज किया। एक बेस्ट एंटेना डिजाइन ये कि ये एक मेटल का पीस है, इसके साथ आप एसी सोर्स लगा दे, ये दूसरा एक मेटल का पीस है। नोट करेंगे ये एक ओपन सर्किट है। क्या है ओपन सर्किट का मतलब? है वैसे तो आपको पता ना कि एक ऐसे क्लोज सर्किट होता है, आपने उसका एक ओपन सर्किट बना लिया यूं करके, एक ये कनेक्ट कर दिया और एक उसके साथ ये कनेक्ट कर दिया। उससे क्या होगा, उससे बेटा रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं जो यूं यूं फैलती हैं। ये बात बेटा हेनरिक हर्ट्ज ने डिटेक्ट कर ली थी, ठीक है कि नहीं? और उस वो जो रेडियो वेव्स हैं उनकी जो भी वेवलेंथ, अगर आपने बेस्ट एंटेना बनाना है, आप चाहते हैं कि उससे बड़ी बेहतरीन तरीके से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो, उस एंटेने की लेंथ λ/2 होनी चाहिए। क्यों? इसका जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने आपको एक बात बताई है कि एक वायर है जो एसी करंट कैरी कर रही, उसके गिर्द ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस वायर से एक रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी वही है जो उस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी दफा एक सेकंड में वो डायरेक्शन बदलता है, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स इमिट होती है। और जाहिर है रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी हैं। अगर रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी हैं तो उसका वो जो एसी वोल्टेज आपने लगाई है उसको सर्किट को, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट है, हाई फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज है। और जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की रेडियो वेव्स इमर्ज हो रही हैं, उसकी हाफ लेंथ का अगर इलेक्ट्रिकल डायपोल हो तो बेस्ट वो एंटेने के तौर पे काम करता है। बस इतनी बात बताइए।
वो हादी वेवलेंथ से बेस्ट एंटेने का काम कैसे कर लेता है ये हमने नहीं डिस्कस किया। हमने ये भी नहीं डिस्कस किया कि एक वायर जिसमें करंट एसी हो वो कैसे रेडियो वेव्स जनरेट कर लेती है, हमने ये भी नहीं बात की। इबाद को थोड़ा सा आइडिया हो गया है, उसने रेजोनेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ठीक किया है। मैं उस बहस में भी पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको अभी बात नहीं करूंगा उस पर। अच्छा, 3 पॉइंट्स के बाद चौथा पॉइंट सुने क्या है। सर ये जो λ/2 है ये पूरे एंटेना की लेंथ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अगर तुम चाहते हो कि इसका रफ सा आइडिया तुम्हें दे दूं, तो तुम्हें याद है वो जिस तरह स्टेशनरी वेव्स नहीं प्रोड्यूस होती थी, वो जो जिसमें तुम वेव ऐसे लटकाते थे वजन और प्लग करते थे, तो उसमें वो स्टेशनरी वेव इस तरह प्रोड्यूस होती थी, याद है जी कि सर, नहीं? जी सर और याद आपको है। याद है कि उसमें λ/2 जो था वो किसके बराबर था? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर था। बिल्कुल उसी तरह से आप एसी करंट की स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं। एसी करंट की क्या बनाते हैं? स्टेशनरी वेव्स। आई नो दैट इट विल साउंड कंफ्यूजिंग, लेकिन ऐसा ही होता है। एसी करंट की स्टेशनरी वेव्स बनाने से जब आप उसको फुल सर्किट में जो करंट फ्लो करना था उसको फ्लो नहीं करने दे रहे, उसे वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो उसकी फिर एनर्जी एज रेडियो वेव्स जाहिर होना शुरू हो जाती है। देखो ना यार, आम सर्किट में क्या होता था? सर्किट है जो लेफ्ट पे बन रहा है, ये देखें, राइट पे सॉरी। इसमें क्या होता था? इसमें जब करंट यूं 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 फ्लो करता था तो हीट प्रोड्यूस होती थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? हीट में। यहां आपने क्या किया? गेम ही उल्टा दी। एक तो सर्किट पूरा नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स यूं 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 वाइब्रेट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, उनकी एनर्जी कहीं जा नहीं रही, आपने उनको एक स्टेशनरी वाइब्रेशन का मोड दिया है। मैं इसमें, और उससे फिर उनकी जो एनर्जी है वो एज ए रेडियो वेव्स एमर्ज आउट होना शुरू हो जाती। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जो हेनरिक हर्ट्ज करने में कामयाब हो गया। और सर उसमें, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने आपकी क्लास नहीं ज्वाइन की है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना था आप लेट क्लास क्यों लेते हैं? मेरे बेटे वो टाइम टेबल के क्लैशेस की वजह से ऐसा करता हूँ। ओह अच्छा, असल में सर इस वक्त मेरा ड्रामा लगा हुआ होता है एंड आई एम जस्ट मिसिंग दैट राइट नाउ। मतलब मेरा ड्रामा लगा हुआ होता है और लाइक इस टाइम पे फैमिली टाइम होती है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, ये प्लेनेट अर्थ, ये बेटा क्या है? प्लेनेट अर्थ। अब प्लेनेट अर्थ है बेटा, किसी जगह पर आप रेडियो वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ये रेडियो स्टेशन है। तो बेटा ये रेडियो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं ये फिर यूं फैलती हैं चारों तरफ, ये चारों तरफ फैलती हैं। रेडियो वेव्स की कोई डायरेक्शनल एमिशन बहुत मुश्किल होती, कोशिश करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये फैलती हैं। दीज रेडियो वेव्स propagate। सर आपने मुझे इग्नोर क्यों किया? आई एम सो हार्ट ब्रोकन, ओह माय गॉड, आई वांट टू क्राई। बेटा ये रेडियो वेव्स प्रोपोगेट करती हैं ऑल अलोंग द सरफेस of earth and even into the space। ठीक है जनाब, these radio waves propagate all along the surface of earth and even into the space, and the frequency of radio waves produced is equal to the frequency of radio waves produced is equal to the frequency of AC current existing in the wire। Frequency of radio waves produced is equal to the frequency of AC current existing in the wire। बेटा जी ये
बेटा पॉइंट नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन नहीं करना था, मैंने वैसे बता दिया कि जो अगर आप उस पर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या कहते हैं, एसी करंट एग्जिस्ट्स एज अ मतलब इट बिहेव्स एज अ स्टेशनरी वेव्स इन द इलेक्ट्रिकल डायपोल, और इसलिए फिर उसकी एनर्जी रेडिएट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है कि नहीं? वो मैंने सिर्फ उसका जिक्र कर दिया। आगे चलते हैं सर 0.5 दिखा दें एक सेकंड जी। 0.5 These radio waves propagate all along the surface of earth and even into the space. किसी रेडियो, मतलब अगर मैं अपनी घर की छत से भी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं तो वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएंगे। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? जी सर ठीक है। अब बेटा 7वां पॉइंट है जो मैं इस पूरी ऑप्शन में, पूरे कोर्स में बार बार जिक्र होगा कि बेटा लाइन ऑफ साइट 30 किलोमीटर होती है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? इसका क्या मतलब है जी? लाइन ऑफ साइट 30 किलोमीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है हैड अर्थ बिन अ परफेक्ट स्फीयर। परफेक्ट स्फीयर का मतलब क्या है? कि उसमें नदी नाले ना होते, पहाड़ ना होते। लाइन ऑफ साइट इज लिमिटेड टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से दूर आप कुछ ना देख सकते। क्यों भला? इसका क्या मतलब? 30 किलोमीटर से दूर आप क्यों ना देख सकते? नो बॉडी कुड सी बियॉन्ड दैट। बता सकते हैं कि क्यों? जी सर अर्थ बेल्ट हो जाती है। जी, नो बॉडी कुड सी बियॉन्ड दैट। जी, सर वो सर्कल हो बेंड हो जाती है जाती है यार। ना, नहीं तो कैसे the bulge of earth would have made it impossible, would not made it possible. सही। लाइट ऑफ साइट से क्या मतलब हुआ? लाइन ऑफ साइट। मैं अभी आपको बता दूं, would have not made it possible। देखो ना, तुम अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ, घर की छत पे खड़े हो जाओ, तुम दूर कितनी दूर तक देख सकते हो? तुम्हें मरी के पहाड़ नजर आ जाएंगे, मारगला के पहाड़ नजर आ जाएंगे। तुम अपनी घर की छत से मैक्सिमम रवात तक के बिल्डिंग्स को देख सकते हो, मगर तुम्हें जेलम नजर नहीं आ सकता। क्यों नजर नहीं आ सकता? ये प्लेनेट अर्थ है। आप अगर पॉइंट ए पे खड़े हैं, तो आप अगर इधर देखते हैं, बी आपको कभी नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि बी से कोई लाइट आपकी तरफ ऐसे मुड़ के तो आने से रही, क्योंकि अर्थ गोल है यार। अर्थ की गोलाई की वजह से, फर्ज करो तुम अगर यहाँ रावलपिंडी में भी हो ना, तो तुम गुजर खान को नहीं देख सकते। गुजर खान का जो इलाका नहीं है, गुजर खान अर्थ पिंडी से कितना दूर है भाई? पिंडी से तकरीबन यार 50 किलोमीटर दूर है। आप पिंडी में खड़े होकर गुजर खान नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बीच में प्लेनेट अर्थ की गोलाई आ जाती है। रावलपिंडी इधर है, गुजर खान इधर है, ये गुजर खान यहाँ, और यार जेलम और इधर है। तो जेलम तो तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। तो सर ये रिफ्लेक्टेड लाइट की बात है, आपने ऊपर लाइट ऑफ साइट लिखा हुआ था। लाइन ऑफ साइट, अच्छा इसका लाइन। मतलब लाइन ऑफ साइट से मेरा यार मुराद ये है कि आप एक जगह खड़े हो ना, तो दूर तिरीन कितना देख सकते हो? 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकते तुम। 30 किलोमीटर के बाद की जो चीजें हैं ना, वो प्लेनेट अर्थ की गोलाई की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। जी राहिम, ये बात नहीं समझ आ रही? जी सर आ गई है समझ। सर आपने यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, लाइट ऑफ साइट, इसको करेक्ट कर दें। लाइन ऑफ क्या लिखा है? लाइट ऑफ साइट लिखा हुआ है इसके अंदर सेकंड सेंटेंस में। पॉइंट अच्छा, आई एम सॉरी 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 सॉरी, लाइन ऑफ साइट, आई एम सॉरी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना? क्या जी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है कि नहीं है? अच्छा यस सर। जी जी,
लेक्चर अभी शुरू हुआ है 8:30? नहीं, अभी तकरीबन 30 मिनट्स से हो चुके हैं। लाइन ऑफ साइट 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बेटा एक इस चीज का हवाला बार बार आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यार अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या, ये पॉइंट नंबर आ गया जनाब 8वां पॉइंट। बेटा ये फर्ज करें आपने अगर पुराने वो देखे हो, ये आपका अगर फर्ज करें टीवी, अब तो खैर इस तरह का रुझान नहीं है, आजकल वो केबल के थ्रू सारा टीवी आता है, लेकिन पहले आपको पता है ऊपर एंटेनाज होते थे, याद है किसी को कि नहीं, या किसी ने वो जमाना देखा हुआ है कि नहीं। इस तरह का आपको एंटेना नजर आता होता था, और उससे केबल नीचे आ रही होती थी जो आपके टीवी के साथ कनेक्ट हुई हुई होती थी। और ये ब्लू में जो है ये रॉड है, और पर्पल में वो एंटेना की वो है, एंटेना के वो रॉड्स हैं, और ब्लैक में उनको एक मेन अरे बनाने वाला। अब यहां से कोई रेडियो वेव आ रही है, जब भी कोई रेडियो वेव एंटेना पर गिरती है तो क्या होता है, व्हेन रेडियो वेव्स फॉल ऑन रिसीविंग एंटेना। देखो एक होता है बेटा ट्रांसमिटिंग एंटेना, एक होता है रिसीविंग एंटेना। व्हेन रेडियो वेव्स fall on receiving antenna, तो क्या होता जी, यार को बता सकता है कि जब रेडियो वेव्स बेटा रिसीविंग एंटेने पर आकर गिरती हैं तो क्या होता, क्या है, व्हाट हैपन जी, व्हेन रेडियो वेव्स फॉल ऑन रिसीविंग एंटेना। सर एसी करंट होता है सर इसमें? तो जनाब ऐसा होता है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटेना, जिन्हें आप एरियल भी कहते हैं, जिसको एरियल, स्टार्ट वाइब्रेटिंग। The free electrons of antenna start vibrating, performing simple harmonic motion. ठीक है, फिर क्या होता है, we say that radio waves have produced tiny AC currents. That radio waves have produced tiny AC currents. मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जनाब जी, यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं। 8 पॉइंट क्या, ठीक है, कि रेडियो वेव्स जब गिरती हैं कि किसी भी एंटेने पे, तो वो क्या करती हैं, वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाना शुरू कर देती। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट देखें क्या है। 9वां पॉइंट जो है वो रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस में क्या होता है आपको वो याद है यार, आप लोगों ने बर्टन्स पेंडुलम पढ़े थे एक दफा। फर्ज करें ये देखें, ये छत है, सीलिंग है जी, और यहां से ये यार कोई धागा यूं बांधा हुआ, यहां कोई कील है, और उसके बाद ये धागा यूं ऊपर दोबारा बंधा हुआ है, ये धागा ऊपर दोबारा बंधा हुआ है, ठीक है। छत से
बंधा हुआ है और नीचे यहाँ पर कोई सी पॉइंट पे, ये पॉइंट पी पे उसको आपने रोका हुआ है धागे को, और फिर ए और बी के दरमियान उस धागे को आपने बांधा, ठीक है। या आप इस तरह कह लें कि इस पॉइंट, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को कह देते हैं क्यू और आर, ठीक है। अब आपके पास पेंडुलम थे, आपने धागे के साथ यहां से एक पेंडुलम यहां पर लटका दिया, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद एक और पेंडुलम बिल्कुल उसी की लाइन में लगा दी। जी जी, अब आप देखें, ये इसको हम कहते हैं पेंडुलम ए, ये बी सी डी ई एफ जी एच। आपको पता है किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ये इस तरह से रिलेट होती है, लेंथ से इस तरह रिलेट होती। पता चला जिनकी लेंथ ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, कम है। तो फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, इसकी एच, पेंडुलम एच की फ्रीक्वेंसी है 0.7 हर्ट्ज, और इसकी जी की है 0.8 हर्ट्ज, एफ की है 0.9, ई की है 1, डी की है 1.1, और सी की है 1.2 हर्ट्ज, और बी की है 1.3 हर्ट्ज, और ए की है 1.0 हर्ट्ज। आप लोग देखो, आप पेंडुलम ए को सेट इनटू मोशन कर दो, पेंडुलम ए को वाइब्रेशन में आप उसको ले आओ, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बाकी सारे पेंडुलम भी हिलना शुरू हो जाएंगे, मगर पेंडुलम एच बड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होगा, जी उससे बेहतर, एफ उससे बड़े एम्पलीट्यूड से, सबसे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड से ई, और फिर डी, और फिर सी, और फिर इस तरह से। आपने नोट किया कि पेंडुलम ए की लेंथ और पेंडुलम ई की लेंथ वाइब्रेट मैच करती थी। पेंडुलम ए का टाइम पीरियड पेंडुलम ई के टाइम पीरियड से के बराबर था। पेंडुलम ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम ई की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। जब आपने ए को वाइब्रेशन में छोड़ दिया, उसको उसका एम्पलीट्यूड खींच के उसको छोड़ दिया, वाइब्रेट करने दिया ए को, तो ए ने एनर्जी पी क्यू का जो तार है उसमें ट्रांसफर की, पी क्यू से वो एनर्जी पी आर में आई, थ्रेड के पी आर पोर्शन में आई। यानी ये देखें, ये जो पी आर पोर्शन नहीं है ये वाला, इसमें एनर्जी आई, यहां से वो एनर्जी इन सारे पेंडुलम्स को मिलना शुरू हुई। और चूंकि वो एनर्जी वाइब्रेटिंग मोड की थी, यानी एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं थी, एक इंपल्सिव मैनर की एनर्जी थी, उसमें वाइब्रेशन थी। और आपने देखा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसने पिक की, पेंडुलम ई ने पिक की। इसका मतलब है ये रेजोनेंस हुई। क्या हुआ है, एक रेजोनेंस का प्रिंसिपल है। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, हेलो, 6, यहां तक ठीक है। इसका मतलब है कि पेंडुलम ई जो है पिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रॉम pendulum A. Pendulum E will pick energy maximum from pendulum A because of what? Resonance. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है आपके? सर इस बात का तल्लक हमारे उससे क्या है, हमारे उस टॉपिक से क्या है? तो बेटा इसका तल्लक ये है कि ये फर्ज करें आपके घर की छत पे लगा हुआ एक एंटेना है,
ये आपकी घर की छत पर लगा हुआ एंटेना है। ये पर्पल में उसके मेटल रॉड्स हैं, ब्लैक में वो उसका मेन वो है क्या कहते हैं, एक मिनट, जी ये एंटेना, ठीक है। अब इस एंटेने को, ये नीचे टीवी के साथ कनेक्टेड है, ये नीचे आपके टीवी के साथ या जो भी चीज जो इस पे काम कर रही है उस पे, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, एंटेने से तार नीचे आकर टीवी में आ गई, ठीक है। होगा क्या बेटा, टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर कैसे काम करता है ये हमारा डिस्कशन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में ऑसिलेशन कैसे होती है ये हमारा डिस्कशन नहीं। मगर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर एज द नेम सजेस्ट, उसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन जरूर हो रही होती है, ठीक है। और उस वाइब्रेशन की कोई फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को आप उस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इस वक्त बेशुमार जो रेडियो वेव्स फजा में गूंज रही हैं। फर्ज करें यहां से एक रेडियो सिग्नल 1 आ रहा है एंटेने की तरफ, बेटा यहां से कहीं से कोई रेडियो सिग्नल 2 आ रहा है, यहां कहीं से रेडियो सिग्नल 3 आ रहा है, यहां से कोई उसके ऊपर रेडियो सिग्नल 4 गिरता है, यहां से कोई रेडियो सिग्नल 5 गुजरता है, गिरता है उसके ऊपर। मुख्तलिफ उसके ऊपर रेडियो स्टेशंस के या टीवी स्टेशंस की रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही हैं। तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, होता ये है रेडियो वेव्स of various radio stations radio stations या टीवी stations fall on antenna, on antenna. Each signal produces tiny AC current. Each signal, हर सिग्नल जो उस पे गिर रहा है, each सिग्नल, चाहे वो RS1 हो, चाहे वो RS2 हो, चाहे वो RS3 हो, चाहे वो RS4 हो, या चाहे वो RS5 हो, each signal produces tiny AC current of frequency equal to frequency of radio waves. Each तो हर, ठीक है कि नहीं, ट्यूनिंग सर्किट कनेक्टेड इन टीवी, ट्यूनिंग सर्किट fitted in the TV or radio or wireless और सेल फोन, इन सब में ट्यूनिंग सर्किट होता है, विल रेजोनेट एंड पिक only that radio signal
on which it is tuned. कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक जी? ट्यूनिंग सर्किट कैसे काम करता है ये हमारा डिस्कशन नहीं। ट्यूनिंग सर्किट में वाइब्रेशन किस किस्म की होती है ये हमारा डिस्कशन नहीं, मगर रेजोनेंस की, इसका मतलब है दुनिया जहान की सारी वायरलेस कम्युनिकेशन रेजोनेंस बेस्ड है। अभी इस वक्त आपका सेल फोन आपके पास पड़ा होगा ना बेटा, इस वक्त आपका सेल फोन आपके पास पड़ा होगा, ये देखें, ये आपका सेल फोन है। आपके सेल फोन के अंदर एक फोल्डेड फॉर्म में एंटेना पड़ा हुआ है। आप सबके सेल फोन के अंदर एक एंटेना है जो फोल्डेड शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सेल फोन के अंदर। फिर इस वक्त क्या हो रहा है, एन इस वक्त भी आपका सेल फोन जब काम नहीं कर रहा, इस वक्त काम नहीं कर रहा, आपने कोई कॉल नहीं कर रहे किसी को, इस वक्त भी आपका सेल फोन का एंटेना रेडियो वेव्स एमिट करता है, और वो रेडियो वेव्स आपके घर के पास जो नियरेस्ट टावर है, बेस स्टेशन जिसे कहेंगे, उसके साथ राब्ते में है। वो जो नियरेस्ट फर्ज करें अगर आपने सर्विसेज मोबाइलिंग की ली हुई हैं और आप F6 में बैठे हुए हैं, F6 में मोबाइलिंग का कोई ना कोई टावर जरूर होगा, और उस टावर से इस वक्त भी रेडियो वेव्स एमिट हो रही होंगी, इस वक्त भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी मैं बताता हूं आपको, अब बाद में इस तरफ आता हूं बेटा। अब जो मोबाइलिंग जो ये है ना, मोबाइल फोन की अब सिलेबस में नहीं रही बात, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर सकता डिटेल में, मैं मुख्तसर बात करूंगा। तो आपका फर्ज करें कोई नंबर, जैसे फर्ज करें मेरा नंबर है, मेरा नंबर ये है, मैं इस वक्त वेस्टेज के सामने लेन नंबर 7 में बैठा हूं, मेरा सेलफोन मेरे पास पड़ा हुआ है। इस वक्त मेरी गली में बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रही होंगी, साथ वाले घर में भी कोई कॉल आ रही होगी, तो उससे अगले घर में भी कोई बंदा मोबाइल पे बात कर रहा होगा। अब उस बेस स्टेशन को तो नहीं पता ना प्रिसाइजली कि मैंने अपनी रेडियो वेव किस घर में फेंकनी है, वो तो अपने चारों तरफ एक 4-5 किलोमीटर के रेडियस में वो तो चारों तरफ रेडियो वेव्स फेंकता है। तो पता चला इस वक्त मेरे सेल फोन के एंटेने पे बेशुमार रेडियो वेव्स आकर गिर रही हैं, और वो सारी की सारी वो रेडियो वेव्स हैं जो किसी और के सेल फोन के लिए आई, मगर मेरे सेल फोन के एंटेने के फ्री इलेक्ट्रॉनों को वो छेड़ जरूर रही हैं, मगर चूंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे सेल फोन के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, एज अ रिजल्ट वो मेरे सेल फोन के एंटेने के अंदर बड़ा करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, मगर वो जिस बंदे के लिए आ रही हैं उसका सेल फोन के एंटेने के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में वो रेजोनेंस करेंगी और लार्जर करंट प्रोड्यूस करेंगी। ये बात समझ में आ गई आप सबको कि नहीं? जी बेटा ये जो मैंने बात की है समझ आ गई? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर फर्ज करें कि मैंने इबाद की बातें सुननी है, और अगर मैं इबाद की वो जो भी सिम है उस जैसी सिम, बिल्कुल उसी प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन की सिम अपने फोन में एंटर कर लूं, तो मैं इबाद की सारी गुफ्तगू सुनना शुरू कर दूं। लेकिन यह भी शर्त है कि मैं इबाद के करीब ही कहीं मौजूद हूं, क्योंकि अगर मैं इबाद के करीब ना हूं और उससे कोई 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ होगा, तो एक ही सिम का सिग्नल जब मोबाइलिंग को 2 डिफरेंट बेस स्टेशन से मौसूल होगा तो वो समझ जाएंगे कि कोई चक्कर चलाया जा रहा। बहरहाल इस पर लंबी बात नहीं मैंने करनी, क्योंकि वो हमारा इतना ही काम था जितना मैंने कर दिया। बेटा अगर किसी सेल फोन का एंटेना बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो बेहतर वो रिसेप्शन होगी, ठीक है कि नहीं? ये देखिए तो आगे चलते हैं, 10वें पॉइंट पर आ जाए बेटा। बेटा अभी तक हमने अपना टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी तक तो मैं माहौल बना रहा हूं। 10वां पॉइंट यह है
कि ह्यूमंस की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? जी जी, ह्यूमंस की बेटा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और लेकिन ह्यूमंस बोलते किस रेंज में हैं? बेटा ह्यूमंस कैन स्पीक फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 3300 हर्ट्ज और 3.3 किलो हर्ट्ज, और वो सुनना क्या है? 20 किलो हर्ट्ज। देखिए ना, बाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजों की फ्रीक्वेंसियां बड़ी हाई होती हैं, आपके कान उन्हें सुन लेते हैं, मगर आपके मुंह से उनकी आवाज नहीं निकल सकती। मुझे बताएं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? देखिए ना, आप अपने मुंह से गिटार की आवाज तो नहीं निकाल सकते ना, ठीक है ना? हाँ, हम जब पढ़ते ना क्लास 6 7 में, हमारा एक दोस्त होता था जोसेफ, वो अपने मुंह से बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें निकालता था। कमाल उसका उसके मुंह से वो सही म्यूजिक, वो शायद 3.3 किलो हर्ट्ज से ज्यादा बोलता था, बोल सकता था हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब आगे देखें, ये कितना पॉइंट था? 10वां। 11वां पॉइंट क्या होता है? माइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसका क्या मतलब? माइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? ये देखिए, ये माइक है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि माइक के अंदर भी वो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ही लगा हुआ होता है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, वही क्रिस्टल ही इसके अंदर होता है। अब ये कोई बंदा है, ये उसकी नाक है, ये उसके होंठ है, ये उसकी थोड़ी है, यहां उसकी आंख है, ये उसके बाल हैं, ठीक है कि नहीं? पाफ बनाया हुआ उसने। अब उसने बोला हेलो, उसने हेलो कैसे बोला? यार उसने कोई प्रेशर चेंज ही लाया होगा ना, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस की होंगी। कहीं प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, कहीं उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। कंप्रेशन यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एक्सेस, यहां टाइम है, तो कंप्रेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर चेंज करती है, प्रेशर को लेकर चली जाती है, और रेयरफेक्शन जो है उससे कम करती। तो माइक क्या करे? माइक साहब उसी जैसा वोल्टेज टाइम ग्राफ मनोअन बना देगा, उसी फ्रीक्वेंसी। माइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बार जी अब ये पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हैं? ये जी, ग्राफ्स देखिए आपने कि दो क्या माइक बनाए? है, बेटा माइक है, माइक के सामने आपने बोला हेलो, तो यार जब आपने हेलो बोला तो आपने क्या किया? यार आपके मुंह से कंप्रेस साउंड वेव्स निकली ना। यार साउंड वेव्स क्या होती हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होती हैं, अल्टरनेट कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती हैं। कंप्रेशन is has more pressure than atmospheric pressure and rarefaction has less pressure than atmospheric pressure। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें ये वाला एक्सिस जो है ना, ये वाला लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो, तो कंप्रेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा और रेयरफेक्शन में उससे कम होगा। गोया आपने, जब आपने हेलो बोला, आपने हवा में प्रेशर की चेंज लाई, माइक उसको, आपकी प्रेशर चेंज को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो उसी वेव शेप की वोल्टेज टाइम ग्राफ बना देता है, उसी वेव शेप की, जो बिल्कुल आपकी आवाज के साथ, उसकी वेरिएशन के साथ वो बना हुआ होता है वोल्टेज टाइम ग्राफ। उसकी वेव शेप वैसी होती है जैसी आपकी प्रेशर टाइम ग्राफ है आपका। ये बात समझ में आई है कि नहीं जी सर, दानियाल? जी समझ आ गई। ठीक है।
अब देखा, if this voltage which has a frequency less than 3.3 kilohertz is, हाँ जी सॉरी, अभी ये क्या, तो क्या बनेगा जनाब, बात यहां क्या बनेगी, होता क्या है कि जनाब माइक कन्वर्ट्स और कॉपीज, ठीक है ना, कन्वर्ट्स और कॉपीज और फॉलोज द वेरिएशन इन प्रेशर टाइम ग्राफ ऑफ ह्यूमन वॉइस सिग्नल and makes similar voltage time graph, voltage time signal. ये बात ठीक है, माइक कन्वर्ट्स कॉपीज फॉलोज द वेरिएशन इन प्रेशर टाइम ग्राफ ऑफ ह्यूमन वॉइस सिग्नल एंड मेक सिमिलर वोल्टेज टाइम सिग्नल, मेक सिमिलर वोल्टेज टाइम सिग्नल। मुझे बताएं ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? हेलो? नहीं सर। यार ये 11वां पॉइंट, 12वां पॉइंट देखें क्या है। 12वां पॉइंट ये है कि यार ये बंदा था मार्कोनी, जिसने सब, हेनरिक हर्ट्ज ने तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की थी, मार्कोनी वाज द फर्स्ट मैन जिसने ह्यूमन वॉइस सिग्नल को, पहला रेडियो सिग्नल इंग्लैंड से कनाडा भेज दिया था, ठीक है ना। बाज लोगों ने यकीन नहीं किया था, उन्होंने कहा ऐसी मार रहा है, लेकिन वो हो गया था। अच्छा जी, इफ दिस voltage time signal which has frequency less than 3.3 kilohertz, sorry, which has frequency less than 3.3 kilohertz, 3.3 से इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों कम है जी, बता सकते हैं कि नहीं जी? यार ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3.3 किलोहर्ट्ज से कम है जी? हाँ जी, यार ये इंसानी आवाज है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि यार इंसान कितनी फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकता है। इंसान की आवाज मैक्सिमम 3.3 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं, 33.3 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं आवाज निकाल सकता। सुआए वो मेरा क्लास फेलो बचपन में जो 6th-7th में मेरे साथ पढ़ता था, जोसेफ, वो मुंह से जनाब गिटार की आवाज भी निकाल लेता था, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये वोल्टेज टाइम सिग्नल जो ये है, वो कहता है इफ दिस इज फेड टू, इफ दिस इज फेड टू radiating antenna, it will produce radio waves of frequency 3.3 kilohertz और लेस। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है यार यहां तक जी? हेलो भाई, सब लोगों को समझ आ गई है कि नहीं? सर ये आखिरी पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये नहीं समझ आ रहा। यार देखना, ये पता लेक्चर शुरू किससे हुआ था यार? सो पीछे चले जाओ, मैंने क्या कहा था?
320 हर्ट्ज से लेकर नहीं, उससे भी 3.3 पीछे चले जाओ। ये क्या थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था कि तुम अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल एंटेने को जो भी एसी वोल्टेज लगाओगे उसी एसी वोल्टेज की वो रेडियो वेव्स बना देगा। जी सर। बताई थी ये बात? जी सर। यार इंसानी आवाज को तुमने माइक के जरिए उसको वोल्टेज टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। यार उसे तुमने एंटेने के साथ जोड़ा तो इंसानी आवाज रेडियो वेव्स की शक्ल में निकल गई कि नहीं निकली? चली गई सर। चलेगा। 13वां पॉइंट देखें। वो अंग्रेज जो है ना, आपको पता है 13 को मनहूस समझते हैं, पता है ना आपको सबको? हाँ, ये बात सुनी हुई है कि नहीं? नहीं सर। अंग्रेजों के ना, अंग्रेज भी बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। तो वो सुपरस्टिशियस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 13 के उनसे को बड़ा मनहूस समझते हैं। और मैं भी अब 13वें पॉइंट पे जो बात करने लगा हूं वो बड़ी समझें कि एक बड़ी अजीब सी बात। रेडियो वेव्स बेटा किस पे ट्रैवल करती हैं? रेडियो वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। रेडियो वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? और फर्ज करो कि फ्रीक्वेंसी आपने 3.3 किलो हर्ट्ज बना दी। फर्ज करें कोई इंसान अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? नाइनटी पॉइंट नाइन इंटू 10⁻³ मीटर या 90.9 किलोमीटर। तो बेटा लेंथ ऑफ एंटेना क्या होगा जी? डू यू थिंक इट्स वायबल? जी, सवाल यह है कि यार क्या इंसानी आवाज की डायरेक्ट रेडियो वेव्स बना दी जाए तो यह मुमकिन है कि नहीं है? जी बताएं, जवाब दें। सवाल यह है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसानी आवाज को डायरेक्ट रेडियो वेव्स में क्यों नहीं प्रोपोगेट किया जाता? ऐसा क्यों नहीं करते कि इधर से बंदा गाना गाए और उसी की आवाज का वोल्टेज टाइम ग्राफ बने और उसी की आवाज को डायरेक्ट रेडिएटिंग एंटेना के साथ जोड़ दिया जाए और उसी की आवाज की फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स बना दी जाए? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने घंटा लगाया, इतनी लंबी पीछे से लंबी गुफ्तगू करता आया हूं। 13वें पॉइंट पे पहुंच के मैंने एक ऐलान किया है कि रेडियो वेव्स अगर इंसानी आवाज की फ्रीक्वेंसी की बराबर वाली फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स बनाई जाएं तो उनकी वेवलेंथ 90.9 किलोमीटर होगी। उनका एंटेना 45.45 किलोमीटर का होगा। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल जी? नो। पेपर में क्वेश्चन आया था जी कि व्हाई वी डू नॉट ट्रांसमिट ह्यूमन वॉइस सिग्नल डायरेक्टली, व्हाई वी डू नॉट कन्वर्ट ह्यूमन वॉइस सिग्नल डायरेक्टली टू द रेडियो वेव्स, उसी फ्रीक्वेंसी की। सर उसका रेशियो नहीं हो सकता? जरूरी है कि हाफ हो? जनरली हाफ ही होता। आपने जवाब में एक, उसके 3 एतराज आपने करने हैं उसके ऊपर, उसमें से एक एतराज है कि एंटेना की लेंथ बड़ी लंबी होगी। ठीक है, 14वां पॉइंट देखें। सर लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 3300 पे बात हो रही हो, अगर 3300 से कम पे बात हो रही हो तो फिर तो मतलब एंटेना और लंबा चाहिए फिर तो एंटेना और लंबा चाहिए। बाब मैंने तो एक एक्सट्रीम केस गिनवाया ना। आपने पेपर में लिखना है कि लेंथ ऑफ एंटेना विल बी लॉन्ग, बहुत लंबा एंटेना चाहिए जो कि पॉसिबल ही नहीं। अब अगली बात सुनो,
रेडियो वेव्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, आप मुझे बताएं जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है वो डायफ्रैक्ट ज्यादा करती हैं या नहीं करती? हाँ जी, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है उनमें डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है, जो जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है। यार किन में डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है? जी बेटा जी, लंबी लॉन्ग वेवलेंथ ऑलवेज डायफ्रैक्ट मोर, तो रेडियो वेव्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ डायफ्रैक्ट मच। अगर डायफ्रैक्ट करेंगी तो स्प्रेड होंगी। यार डायफ्रैक्शन क्या होती है? स्प्रेड करना। यार डायफ्रैक्शन क्या होती है? स्प्रेड करना। तो यार जो चीज फैलेगी वो क्या करेगी? बेटा वो लूज करेगी इंटेंसिटी। सफर अटेनुएशन करेगी। फिर क्या होगा? सो बिकम लूज, बिकम वीक क्विकली। और उसके लिए फिर रिक्वायर पावरफुल ट्रांसमीटर, फिर आपको बहुत ही पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए होगा। जब आपको पता है कि आपने जो वेव एमिट करनी है वो जल्दी अपनी इंटेंसिटी खो देती है, फिर तो आप उसको किलोवाट की पावर के बजाय मेगावाट की पावर देंगे। और इस तरह की रेडियो वेव्स जनरेट करने के लिए बिजली भी बड़ी खर्च होगी। तो बेटा ये दूसरा एतराज है। अब अगर वो आपसे पूछे व्हाई ह्यूमन वॉइस सिग्नल कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव्स, तो आप पहला तो एतराज लिखेंगे कि जी एंटेना बड़ा चाहिए। दूसरा कहेंगे अच्छा खैर से अगर लंबी वेवलेंथ की रेडियो वेव प्रोड्यूस कर ही ली तो ये तो डायफ्रैक्ट ही बड़ा करती है, स्प्रेड मच, फैलती बड़ा है, इंटेंसिटी लूज कर देगी, सफर अटेनुएशन, तो वो तो बड़ी जल्दी क्विकली उधर पिंडी से फेंकी तो पिंडी के बाहर तक भी नहीं जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। फिर अगर आपको पता हो गया यार इधर दूसरे तो पिंडी के बाहर तक नहीं पहुंचना, आप उसको मेगावाट का सिग्नल लगाएंगे, मेगावाट की पावर देंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। ये दूसरा एतराज है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एतराज क्या है? यार आप लोग मुझे एक बात बताएं कि यार आपको पता है कि सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में और बातें करते हैं ना, इंसान जो है, सारे इंसानों का पता चल गया कि वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में बातें करते हैं, ठीक है कि नहीं? कितने, सॉरी 3300 हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में बातें करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो उससे फिर पूछो क्या होता है। आप देखें अगर एक कमरा है, इधर बंदा ए इस बंदे जेड से बातें कर रहा है, बंदा बी जो है बंदा वाई से बातें कर रहा है, और पर्सन सी जो है पर्सन एक्स से बातें कर रहा है, पर्सन डी जो है पर्सन यू से बातें कर रहा है, तो आपस में किसी को सुनाई ही नहीं देगा। और अगर सब लोगों की आवाज एक ही फ्रीक्वेंसी पर, अगर पूरे पिंडी में सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर बड़ी इंटरफेरेंस होगी। तो ये तीसरा रीजन, इफ ऑल रेडियो स्टेशंस टीवी स्टेशंस, मोबाइल ऑपरेटर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, मोबाइल फोन नेटवर्क ऑपरेटर्स या सेल फोन नेटवर्क ऑपरेटर्स कम्युनिकेट using radio waves of frequency directly equal to
ह्यूमंस स्पीकिंग रेंज, तो क्या होगा जी? जी क्या होगा जी? लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, विल अक्कर। दबा के समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। अब क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें? सर जी जी। ये ओवर मतलब किसी मोबाइल फोन के मतलब ऊपर बात हो रही है कि नॉइज हो गई, या जनरल वैसे बात करते हुए नॉर्मल फेस टू फेस वाले भी नॉइज हो गए? यार जिस तरह तुम ग्राउंड के अंदर शोर हो रहा होता है ना रिसेस के वक्त, तुम अपना फोन ऑन करोगे उस तरह का काम हो रहा होगा। जैसे तुम फर्ज करो ग्राउंड में खड़े होकर तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो रिसेस के टाइम, जब पूरा ग्राउंड भरा हुआ हो, कोई इधर जा रहा हो कोई उधर जा रहा हो, तुम बताओ उस वक्त तुम्हें बात साथ खड़े बंदे से बात करने कर सकते हो? इतना शोर होता है। यहां तक ठीक है? जी सर। सब सेकंड पॉइंट तक वापस जा सकते हैं? जी सेकंड पॉइंट पे वापस चले जाओ। मैं उसे एक्सटेंड कॉपी कर लूं। यार ये नोट्स आ रहे हैं तुम्हें अभी तो? नहीं देखो नहीं नहीं, आगे अच्छे बच्चों की तरह सारे नोट्स लिखे, बीबे बच्चों की तरह सारे नोट्स लिखे। इसलिए मेरा मतलब था कि वो इसके जो वाइबिलिटी वाले सेकंड पॉइंट के लिए जो भी आपने 3 रीजंस दिए थे। ये तो एंटेना लेंथ थी, ये है जनाब, ये इसका सेकंड रीजन था। ठीक है, मैं उसकी तस्वीर ले ली। अब क्या करें यार, इन मसलों को हल करने के लिए फिर आती है जनाब मॉड्यूलेशन। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स मेंशन्ड अबव वी डू मॉड्यूलेशंस। We do modulation। कैसे मॉड्यूलेशन होती क्या? जी अब शुरू करते हैं। मॉड्यूलेशन बड़ी किस्मों की होती बेटा, मॉड्यूलेशन बड़ी किस्मों की होती, बहुत किस्मों की, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है शुरू करते हैं बेटा। मैं अपना इतनी देखो 1 घंटा 17 मिनट तो मुझे सिर्फ आपको पीछे से बेस बनाकर लाने में खर्च हो गए हैं कि जनाब आखिर में मॉड्यूलेशन है होती क्या, जरूरत क्यों पेश आई। तो अब थोड़ा सा बस मुझे उसको इतने नोट पे खत्म करने दो कि मुझे आपको पता चल जाए। आप में से इस्लामाबाद में किस किस ने अमेरिकन स्कूल देखा हुआ है? किसी को पता है अमेरिका में इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल किधर है? किसी को नहीं पता? आपका बीकन हाउस किधर है? H8 में। H9 में बेटा अमेरिकन स्कूल है, और एक कोने पे है नंबल यूनिवर्सिटी से आगे करके, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जहां इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल है वहां उसके बिल्कुल ऑपोजिट H10 की बिल्डिंग, बल्कि नहीं उसके अंदर ही H9 के अंदर ही एक आखिरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड। क्या लिखा हुआ है जी? फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड। ठीक है, वहां क्या होता है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड? बेटा ये देखें, ये है जी रेडियो वेव्स,
माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज। ठीक है कि नहीं बेटा? अब तक तो आप ये 7 पढ़ते आए हैं बेटा। आजमेर अभी इधर ध्यान दो सिर्फ। आज आप पढ़ना शुरू करेंगे कि जो ये रेडियो वेव्स है ना और माइक्रोवेव्स, इनको बजाते खुद 7 सब बैंड्स में डिवाइड किया गया। जी। और बेटा बाज लोग माइक्रोवेव्स को भी, टेलीकम्युनिकेशन वाले जो हैं, वो माइक्रोवेव्स को भी वैसे रेडियो वेव्स का ही सब बैंड समझते हैं। बेटा जो टेलीकॉम इंजीनियर्स होते हैं ना, वो माइक्रोवेव्स को भी रेडियो वेव्स का सब बैंड ही समझते हैं। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर बारी लंबी बात नहीं करना चाहता। फर्ज करें जनाब, आजमेर जो है वो कहता है जी कि मेरा दिल है कि मैं एक रेडियो स्टेशन खोलूं जिसमें मैं बच्चों को स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स के ऊपर ब्रीफ करूं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ बातों के स्टेटिस्टिकल डायमेंशंस क्या है। तो आजमेर गया फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के दफ्तर और उसने उनको कहा कि मैंने एक रेडियो स्टेशन चलाना है और मुझे फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर। तो उन्होंने उसको यहां से रेडियो वेव्स के एक सब बैंड में से 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 39 किलो हर्ट्ज तक का एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर दिया। अब आप उससे थोड़े पैसे ले लिए, लाइसेंस फीस ली और आजमेर को एक फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने का क्या मतलब है? इसको कोई चीज फिजिकल कोई चीज हाथ में पकड़ाई नहीं, उन्होंने सिर्फ इसे एक इजाजतनामा दिया। इस इजाजतनामे के तहत इस फ्रीक्वेंसी रेंज की, जिस पे मैंने टिक लगाया है, रेडियो वेव सिर्फ आजमेर प्रोड्यूस कर सके। अगर मैं अपने घर में रेडियो एंटेने का सामान लेकर आऊं और एक रेडियो सर्किट डिजाइन करूं, उसमें कैपेसिटर, कॉइल्स और चीजें बनाऊं, और अभी आजमेर इधर देखो बेटा, अभी जो है ना वो खुद एक मैं एंटेना बनाऊं और वो एंटेना ठीक उस तरह की रेडियो वेव्स इमिट करता हो, उसी फ्रीक्वेंसी की जो आजमेर को एलोकेट कर दी गई है, तो 2-3 दिन बाद मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी किसी को अलॉट कर दी जाती है, उसके लैंडिंग राइट सिर्फ उसके पास होते हैं, सिर्फ उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर सके। कोई और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करेगा तो वो अरेस्ट हो जाता। मिसाल के तौर पे मोबाइल के पास 905 मेगाहर्ट्ज से लेकर 915 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि रेडियो वेव का 5th सब बैंड है, वो फ्रीक्वेंसी मोबाइल के पास। अगर मैं घर में अपने कोई एक एंटेना डिजाइन कर लूं और आराम से बन सकता है, और वो मैं उस एंटेने के जरिए बैटरी के साथ से लगाकर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस पे मैंने अभी 2 टिक लगाए हैं, कि रेडियो वेव्स जनरेट करूं अपनी घर की छत से, तो मैं 3-4 दिन तो ये हरकत करूंगा, चौथे 5वें दिन पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। और चूंकि मोबाइल तो पावरफुल कंपनी है, मैं तो जाऊंगा भी ठीक 10 साल के लिए जेल अंदर, या जितनी भी मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें है उतनी मुझे मिल जाएगी। इसी तरीके से यू फोन के पास है जनाब 890 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज, ये राइट्स यू फोन के पास। इस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स सिर्फ यू फोन जनरेट कर सकता। ठीक है, बहरहाल बात आती वापस आजमेर रेडियो के ऊपर बात आ जाती। आजमेर इजाजत लेकर आ गया, ये आजमेर के घर है उसका, आजमेर का ये उसके घर की छत है। आजमेर ने कुछ तो लाइसेंस फीस में पैसे दिए, लाइसेंस फीस में उसने पैसे गवर्नमेंट को पे कर दिए, लाइसेंस फी, और कुछ उसने 20-30 लाख का वो सेटअप खरीद लिया, वो एएम रेडियो का सेटअप खरीद लिया इसने। ठीक है, उसमें क्या है,
गवर्नमेंट, और उसने अपने घर की छत पे रेडिएटिंग एंटेनास लगा दिए, बड़े बड़े रेडिएटिंग एंटेनास उसने घर की छत पे लगा दिए, जहां से वो ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, उसको गवर्नमेंट ने एक फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर दिया 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 39 किलोहर्ट्ज तक, बिल्कुल इसके सेंटर में 34.5 किलोहर्ट्ज, ये बन जाएगी कैरियर वेव, ये बन जाएगी कैरियर वेव। और ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है ये हमारा काम नहीं है, उस पे लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। वो क्या करेगा, वो इस फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाकर दे देगा। ये देखें, ये और ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 34.5 किलो हर्ट्ज। समझ आ गई बात आप, ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ये अब आप देखें, इसको कहेंगे कैरियर वेव, इसे क्या कहेंगे, कैरियर वेव। बेटा ये माइक है, ये माइक भी ज़ाहिर आजमेर खरीद के ले आया, इधर से आजमेर ने माइक में बोला, तो माइक भी इनपुट ट्रांसड्यूसर था, उसने आजमेर की आवाज का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना दिया। अब इसे कहेंगे इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसे कहेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अब होगा क्या, बस मैं आखिरी बात अब करने लगा हूं और उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आखिरी बात बेटा ये है कि ये दोनों सिग्नल एक सर्किट में एंटर होंगे, और उस सर्किट का नाम है मॉड्यूलेटर। उस सर्किट को कह सकते हैं मल्टीप्लायर, उसी को बाज लोग मिक्सर कहते हैं। होगा क्या, ये नोट करें बड़े गौर से, ये पेपर में आया हुआ, उन्होंने बनवाया हुआ ये ग्राफ। ये आजमेर का हेलो है, ये क्या था, ये आजमेर का हेलो था। नोट करें, एक्सिस ये है, ग्राफ मैंने ऊपर बना दिए। ये आजमेर का हेलो उल्टा 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। होगा क्या, वो जो कैरियर वेव थी जो ब्लैक में दिखाई है, वो इधर आ जाएगी। असल जो सिग्नल अब ट्रांसमिट होगा वो ये ब्लैक सिग्नल है। इस ब्लैक सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, इस ब्लैक सिग्नल का जो ये टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम पीरियड, बेटा अब मैं बताता हूं, ये ब्लैक सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, इस 1/TC करें तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आजमेर को गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है। और ये देखें, ये जो ऊपर ये जो ब्लैक सिग्नल है, इसका जो एनवलोप है, इस एनवलोप का जो टाइम पीरियड है वो आजमेर की आवाज का टाइम पीरियड, और 1/TA करें ऑडियो फ्रीक्वेंसी की का टाइम पीरियड आ जाता है। और एंटेने को जो आप डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को जो सिग्नल भेजेंगे वो ये ब्लैक सिग्नल भेजेंगे, और ये बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये, जो कि काफी ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होगी तो एंटेना भी छोटा होगा, एंटेना भी छोटा होगा, और ये रेडियो वेव्स बनकर प्रोपोगेट करेगा। अब जो कोई भी आजमेर स्टैटिस्टिकल रेडियो को सुनना चाहता है, वो अपने रेडियो की अंदर जो उसकी एलसी सर्किट है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो एडजस्ट करेगा जो आजमेर के रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप अपने रेडियो का वो जो बटन गोल गोल घुमा रहे होते हैं, वो आप पूछे क्या कर रहे होते हैं, आप अपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप अपनी ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी वो रखेंगे जो आजमेर के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो इस सिग्नल को कैच कर लेगा रेजोनेंस के ऊपर, और वो ये सिग्नल जब उस तक पहुंचेगा वो इसको डीमॉड्यूलेट करेगा।
और इसमें से ये जो एनवलप है, ये वाला जो एनवलप, इसे ट्रेस कर लेगा। इसे ट्रेस करेगा तो इसमें से डीमॉड्यूलेट होने के बाद आजमेर की आवाज आ जाएगी और वो सुनेगा आजमेर क्या कह रहा है। और आपने नोट किया आजमेर की आवाज को प्रोपोगेट करने के लिए क्या 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 कहते हैं खेचल किए गए। आजमेर की आवाज को प्रोपोगेट करने के लिए पहले आपने फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट से इशू कराई, वो फ्रीक्वेंसी का सेटअप खरीदा और उस सेटअप को अपने घर की छत पे लगाया। फिर माइक में हेलो बोला, वो हेलो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर छुप गया या कैरियर फ्रीक्वेंसी उसके अंदर छुप गई और वो सिग्नल वो कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला प्रोपोगेट हुआ। जिस किसी ने आजमेर रेडियो को सुनना था उसने अपने रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उस पर सेट की और सेट करके सुनी और फिर उसको जब डीमॉड्यूलेट किया गया, सॉरी सेट करके पहले रिसीव की, रिसीव करके रेजोनेंस के तहत रिसीव करके डीमॉड्यूलेट किया, उसमें से आजमेर की आवाज आ गई उसको और यूं आजमेर का रेडियो जो है वो चलना शुरू हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू हो गया। मुझे बताएं किस किस बंदे को ये बात समझ में नहीं आई? जी जी, सुभान साले का आपको समझ आ गई सारी बातें कि नहीं? जी सर। सैयद मोहम्मद इब्राहिम जी, ठीक है, ये अभी आ रहा है जी। सर अपर यार, ये अपर कर्व ये आजमेर की आवाज है ना। बाद ये जो एनवलप होता है बेटा, और नीचे वाला भी उसी की आवाज है, तो बेटा उसी की आवाज को क्या वो बनाया उन्होंने? नहीं, उसी की आवाज का 180 डिग्री बना दिया ना, रिवर्ट कर दिया, उसको एनवलप की शक्ल दी है। सर ये क्यों किया है? ताकि उसकी, हमने इतनी देर से पढ़ा है कि उसकी आवाज को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। आजमेर की आवाज को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। क्यों? कि उसमें 3 मसाइल थे, अभी पढ़े, इतनी देर लगा के पढ़े कि एंटेना बड़ा चाहिए था और क्या क्या चाहिए था जी। और क्या क्या बेटा उसके मसाइल थे, बताए थे ना मैंने। ठीक है भाई कि नहीं? और को बात पूछनी है? सर ये माइक्रोवेव्स को क्या रेडियो वेव्स का ही वो सब बैंड कंसिडर करते हैं? बेटा ये टेलीकम्युनिकेशन वाले ऐसा सोचते हैं बेटा, वो उसको उसका ही सब बैंड समझते हैं। मतलब इन दोनों के मिला के 7 होते हैं सब बैंड्स? हाँ, इन दोनों के मिला के मैं डिस्कस करूंगा, ये बात अभी आगे आनी है। ठीक है सर। इसने इतनी दफा आना है कि मतलब ये ज़ाहिर टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर है, तो बस ये फिर इसलिए बात बार बार आनी है। और कोई बात पूछनी है किसी ने कि नहीं? जी जी, कोई और बात पूछनी हो? नोट्स पहुंच गए ग्रुप में, बात पोस्ट कर दो ग्रुप में। मरियम आपको, मरियम और अफजा आपको मिल गए नोट्स के नहीं? मरियम ठीक है, इन्हें खोल के देख लें, कोई चीज पूछनी है पूछ लें मरियम और अफजा, ठीक है कि नहीं? और मोहम्मद अहमद आपको नोट्स मिल गए कि नहीं? और हादी आपको भी? जी सर मिल गया। ठीक, आप लोग भी इसमें कोई पूछने वाली बात तो नहीं है? हाँ सर एंड में ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल वाला पार्ट है ये समझा दें। ये भी दोबारा कल तुम देखना, इसकी बिल्कुल सेट किस्म की इस पर रगड़ा लगना है। ये जो आखिरी पॉइंट है जिसका मैंने जिक्र किया है, इस पे अभी तो देखेगा बड़ा सेट जबरदस्त किस्म का, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। अभी हम अगले 2-3 दिन FM AM की इतनी कहानियां सुनाएंगे कि ये बिल्कुल हजम हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? ये आ रहा है। हाँ कल आप फिर समझा देंगे, हाँ, कल आप समझा देंगे फिर से। अभी AM FM मैंने छोड़ा नहीं, अभी AM पर मैंने बड़ी बातें कहनी है आपसे।
ठीक है और सर। बनाना भी सिखाना है। पेपर में अगर ये आ जाए तो बनाते किस तरह इसको, वो भी सिखाना है। ये ठीक आया है हुआ है सर। पेपर में, बकायदा हाथ से बनाना था बच्चों ने। तो करेंगे कल इसको डिस्कस, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ये मैं, ठीक है जी। वैसे कहते हो तो अभी दोबारा बता दूं? हाँ जी सर बता दें। हल्का से। ये देखो यार, वो जो आजमेर की हेलो थी ना, वो ये थी, ठीक है। हेलो। ठीक है सर, आगे। और उसी की हेलो को उल्टा कर दिया। सर तो इसमें ये मॉड्यूलेटिंग कौन सा है और ये दूसरा क्या नाम था? अभी तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आजमेर की आवाज को कहते हैं। ठीक है सर। और इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होता है वो मॉड्यूलेटेड होता है। मॉड्यूलेटेड, अच्छा। तो ये जो उल्टा बनाया हुआ है 180 पे, ये मॉड्यूलेटेड है? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे। देखिए ये इसको और ये इन- चीज है मॉड्यूलेटिंग। ठीक है सर। मेरी बात सुनना, ये चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती यार। ये देख, एग्जिस्ट ये नहीं करती, ये करता है सर। सर राहिम, एक्चुअल सिग्नल ये गया है। ये सिग्नल जब किसी के रेडियो पे कैच होगा, वो इसकी पीक्स को ट्रेस करेगा और वो निकालेगा इसमें से आजमेर की आवाज को। ठीक है सर। समझ आइए बात की कि नहीं? जी सर। चाहे अपर उनको पकड़ ले, चाहे इसको पकड़ ले, उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेट करना। गोया आजमेर की आवाज बजाहिर इस सिग्नल में कहीं नजर नहीं आ रही, मगर छुप गई है, मॉड्यूलेट हो गई है। ये बात कल इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। सर जी जी। सर इसको इनक्रिप्शन की तरह सोच सकते हैं कि इनक्रिप्ट हो जाती है फिर वापस डिक्रिप्ट होती है। हाँ, यू कैन से इट लाइक दिस, बिल्कुल उसी तरह ही। ठीक है सर, फिर समझ आ गया। हाँ, मतलब एक्चुअली तो आवाज कोड हो गई है। जी सर। और इंसानी आवाज डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो रही, हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट की गई है। वो हाई फ्रीक्वेंसी गई है, वो पहुंची है, वो डिटेक्ट हुई है, उससे डीमॉड्यूलेट हुआ। सर उसमें वही थे ना, अटेन्युएशन था, लॉन्ग एंटेना था और हाँ मतलब नॉइज था, यही जी, तीन थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरफेरेंस थी। जी सर, वो नॉइज वाला इंटरफेरेंस, ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। सर आप कल शाम तक इसकी वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे इस मैं लेक्चर की? अभी आज रात को करूंगा, अभी फिक्र ना करो, मैं इसकी करता हूँ। चलें, ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हर फोन में बेटा, हर फोन में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सेल फोन है ना, वो एएम मॉड्यूलेशन में काम नहीं करता। आपका सेल फोन जिस मॉड्यूलेशन पे काम करता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन। मैंने कहा था ना, मॉड्यूलेशन की बेशुमार किस्में हैं। हर फ्रीक्वेंसी, हर डिवाइस में, हर टेली हाँ, एएम जो है ना पुराना सिस्टम हो गया, एएम 1910 का सिस्टम। पढ़ाते हैं, पढ़ाना तो पड़ता ना ये, ठीक है। बेटा मेरी क्लास फिजिक्स की शुरू होने लगी, उसको भी रिकॉर्ड करना है। उसको नहीं रिकॉर्ड। बेटा वो ना, मेरी बात सुन, मेरे सामने